बस ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये फर्स्ट लेक्चर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, और इसमें हम केवल बेसिक रूल्स जो है पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग के रूल्स होते हैं वही पढ़ेंगे। अभी चेंज करना नहीं सीखेंगे, चेंज करना अगली वीडियो में सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसका एक नाम और भी है, एंड दैट इज नरेशन। इसको एक नाम से और जानते हैं, एंड दैट इज रिपोर्टिंग। तो आप चाहें रिपोर्टिंग कहें, आप चाहें नरेशन कहें, और आप चाहें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहें, एक ही चीज है। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। स्पीच वर्ड दोनों के साथ में है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले स्पीच को ही देख लेते हैं कि ये स्पीच क्या है। स्पीच का मतलब आप लोगों ने अच्छी तरह से जाना है, पढ़ा है, भाषण देना या भाषण। लेकिन यहां भाषण से कोई लेना देना नहीं है। स्पीच का मतलब यहां है कथन। ये कथन क्या होता है? कथन का मतलब होता है कही गई बात। जो बात कह दी जाती है वो कथन कहलाती है। नरेशन का भी यही मतलब होता है और रिपोर्टिंग का भी यही मतलब होता है। तीनों का यही मतलब होता है कथन। अगर स्पीच कथन है, कही गई बात है, तो डायरेक्ट स्पीच भी कही गई बात होगी और इनडायरेक्ट स्पीच भी कही गई बात ही होगी, कथन ही होगी। अब बात तो हम डेली कहते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब एक ये है कि हम डेली डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कब हम डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं और कब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। तो देखिए कब डायरेक्ट स्पीच होता है और कब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज करो मैंने आप लोगों से कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तुम बहुत खुश हो गए, बोले अरे वाह एक किताब, सर हैं पैसे तो मांगेंगे नहीं, फ्री में, अरे वाह मजा आ गया, बड़े खुश। और ये सुन के तुम बड़े खुश खुश मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिल गया तुम्हें, और उसने बोला ओहो इतनी खुशी, मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है भाई? तुमने कहा चलो बता ही देता हूँ। बोले यार मैं सर के पास गया था और सर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तुमने ये बात उसको बता दी। अब देखिए यहां जरा, ये बात मैंने कही थी कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तुमने जब मेरी इस बात को दूसरे व्यक्ति को बताया तो तुमने भी वही वर्ड इस्तेमाल किए जो मैंने इस्तेमाल किए थे। मैं का मैं, तुम्हें का तुम्हें, एक का एक, किताब का किताब, दूंगा का दूंगा। कोई चेंजेस तो नहीं किया? नहीं किया। तो कही गई बात में, ये मेरी कही गई बात थी, कही गई बात को एज इट इज कह देना, जैसी है वैसी ही कह देना, वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। सीधी सीधी जैसी आई वैसी हमने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब सपोज करो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, वही मंद मंद मुस्कुराते हुए तुम सुनकर बड़े खुश हुए और चल दिए। रास्ते में फिर दोस्त मिल गया, उसने पूछा भाई इस खुशी का कारण? तुमने कहा कि सर के पास से आ रहा हूं और सर ने कहा था कि वह मुझे एक किताब देंगे। भाई मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, तुमने मेरी इस बात को दूसरे को बताया तो चेंज कर दिया। मैंने कहा था मैं, तुमने मैं हटाया और अपना वर्ड लगा दिया वह। मेरा शब्द था तुम्हें, तुमने मेरा वर्ड हटा के अपना वर्ड लगा दिया मुझे। यानी कि जो मैंने बात कही थी तुमने उसको ना कह के, एज इट इज ना कह के, उसके शब्दों को चेंज कर दिया, अपने शब्द लगा दिए उसमें। तो जब कही गई बात को अपने शब्दों में कहा जाता है तो वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोई भी डेफिनेशन पूछे आपसे कि डायरेक्ट स्पीच क्या चीज है, तो बड़ी सिंपल सा है कि कही गई बात को एज इट इज कह देना, जैसी है वैसी ही कह देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो बोले भाई इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? बोले कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात यहां खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, और ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है? तो देखिए आई एम गोइंग जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, और जब भी कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है इसका मतलब है कि जैसी कही गई थी वैसी ही बताई जा रही है।
यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, और जैसी कही गई थी वैसी ही बताई जा रही है, बिना किसी चेंजेस के बताई जा रही है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। तो हम कहेंगे ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये पूरा एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो स्टार्टिंग से लेके इस कॉमा तक, और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्टिंग से लेके इन्वर्टेड कॉमास के खत्म होने तक। तो ये दो पार्ट हो गए। जो पहला पार्ट होता है स्टार्टिंग से लेके कॉमा तक, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है यानी कि यहां से यहां तक, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो यहाँ बोल देते हैं फटाक से, जैसे हम कहते हैं ना ये वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्मली रूल सबको आते हैं, तो बच्चे यहाँ फटाक से बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ वो वर्ब लगाता है। बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब अलग चीज है इसी के अंदर, लेकिन अलग चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां आप रिपोर्टिंग स्पीच ही कहें, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब ना कहें। चलिए, पूरा सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। नाम याद रखना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड है, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है स्टार्टिंग से लेके कॉमा तक, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। थोड़ा सा अंतर है आईएनजी और ईडी का। आगे चलते हैं। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, वो है ये ही सेड टू मी। जरा मैं इसको यहां थोड़ा अलग अलग करके नीचे लिख लूं, लिख लेता हूं मैं। ही सेड टू मी, ये अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरा, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट हो गया हमारा सेड टू, कभी कभी टू नहीं आता तो केवल सेड रह जाता है, तो सेड या सेड टू, एक इससे पहले आता है और एक सेड या सेड टू के बाद आता है। तो ये तीन पार्टों में डिवाइड हो गया। तो जो सेड टू होता है या सेड होता है, टू नहीं आता कभी कभी, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अभी मैंने ऊपर आपसे मना किया था कि यहां आप रिपोर्टिंग वर्ब मत कहना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ओके, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई मेरी। सेड या सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चलिए, और जो सेड या सेड टू से पहले आता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और सेड या सेड टू के बाद जो आता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब आपके पास पांच नाम हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। पांचों नाम अच्छी तरह से रट लीजिएगा कि कहां कौन सा नाम आता है, बहुत जरूरत पड़ेगी। और इन पांचों में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की। आगे चल के हम इसे पूरा नाम नहीं लेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, नहीं, हम इसे शॉर्ट में कहेंगे केवल केवल सब्जेक्ट। और ऐसे ही आगे चल के हम इसका भी पूरा नाम नहीं लेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसे शॉर्ट में कहेंगे केवल ऑब्जेक्ट। और ये नाम दो तो रटी लो कि सेट टू से पहले सब्जेक्ट मिलता है और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट, या रिपोर्टिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह से रट लीजिएगा। इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आप एक भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। हर एक सेंटेंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो, मैंने कहा था मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, तुमने उसे दूसरे को कहा तो तुमने कह दिया वह मुझे, तो मैं का वह हुआ, कैसे हुआ? वो यहीं से होना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा था तुम्हें, तुम्हें हटा के तुमने कर दिया था मुझे एक किताब देंगे, तो वो मुझे कैसे हुआ? वो यहीं से होगा, या सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। इसलिए रट लो, अभी रट लो, इसी वक्त रट लो। क्या रट लो? सेट टू से पहले सब्जेक्ट, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट। सेट टू से पहले सब्जेक्ट आएगा और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। रट लीजिए, इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक, यहां तक हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन। या इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि क्या क्या टर्म है, इसमें टर्म्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये नाम है, रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, रूल्स देख लिया। अब बात करेंगे रूल्स की, रूल्स देखेंगे अब। चलिए, रूल्स नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड या सेड टू, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अगर केवल सेड आता है, मैंने कहा था ना कभी कभी टू नहीं आता तो सेड आता है, अगर केवल सेड आता है तो सेड ही रहेगा, फिर उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सेड टू आता है तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर से आएगा तो से रखेंगे, लेकिन से टू आएगा तो वो टेल में चेंज हो जाएगा।
अगर सेज आता है तो सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू आएगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, टू आया तो चेंज हुआ और टू नहीं आया तो चेंज नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सैड आएगा और सैड टू आएगा, ये कम आएंगे। ओके। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं। जो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे उनको हटा देंगे और उसकी जगह हम लगा देंगे दैट। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड डायरेक्ट स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये समझ में आ गया आपकी में और आपने याद कर लिया तो ही आप डायरेक्ट कर पाएंगे, वरना आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। SON लिख लेते हैं, सन मीन्स बेटा। बेटा ही नैया पार लगाता है तो हमारी भी नैया पार यहां बेटा ही लगा देगा। S के नीचे फर्स्ट लिख लिया, O के नीचे सेकंड और N के नीचे थर्ड लिख लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं ग्रामर में। इंग्लिश में एक चीज होती है प्रोनाउन। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर किसी से पूछो बोले कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो फटाक से बताता है, ही, सी, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। इन सभी प्रोनाउंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और वो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसका नाम है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड का है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पार्ट का नाम है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नाम भी बड़े अच्छे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर ये सब तीनों में बटे हैं तो कुछ फर्स्ट में आए होंगे, कुछ सेकंड में और कुछ थर्ड में। चलो देखते हैं कौन सा कहां आया। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में केवल 2 आए, आई और वी। तो आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाए। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल एक आया, यू। तो यू को हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा। और अब इन 3 को छोड़ दीजिए, आई, वी और यू। बाकी जितने भी बचे, ही, सी, दे, इट वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने की वो यही है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू। और आई, वी और यू 3 को छोड़ दो, बाकी जो भी बचे वो हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एक बार फिर से, और इसे रट लें अच्छी तरह से, हर एक सेंटेंस में जरूरत पड़ेगी इसकी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, बाद बाकी सब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू और बाद बाकी सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब आ जाइए रूल पर। यहां पर ये रूल क्या कहता है और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बाहर वाले की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई और वी मिल जाएं तो आप आई और वी को चेंज कर दें एस के अकॉर्डिंग। एस क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और ये सब्जेक्ट कहां मिलेगा? मैंने कहा था रट लेना, सेट टू से पहले, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, शॉर्ट में उसे सब्जेक्ट कह रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई और वी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट कहां मिलेगा? सेट टू से पहले। आगे चलते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू मिल जाता है तो आप उसे चेंज कर देंगे ओ के अकॉर्डिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? सेट टू के बाद। इसीलिए कह रहा था रट लो, हर बार जरूरत पड़ेगी इसकी। सेट टू से पहले सब्जेक्ट, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट। याद कर लेना अच्छी तरह से। और अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से कुछ मिल जाता है तो आप चेंज करेंगे एन। एन फॉर होता है नो चेंज, यानी कि उसे चेंज करेंगे ही नहीं। तो बड़ा सिंपल सा, देखो थर्ड पर्सन तो चेंज होना नहीं है, काम खत्म। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। दो ही चीज रटनी है आपको अच्छी तरह से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। चेंज होकर क्या आएगा वो आगे की बात है, बस अभी फिलहाल आप इतना ही रट लीजिए कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सब्जेक्ट कहां मिलेगा? सेट टू से पहले। और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? सेट टू के बाद। तो ये रूल नंबर 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें दो चीज याद करनी है, एक तो ये याद करना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और बाद बाकी सब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज रहता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस को निम्न के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होगा उसको टेंस ही बदल डालेंगे हम। कैसे बदलेंगे? अगर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ नहीं है, प्रेजेंट पूरा प्रेजेंट चेंज हो रहा है पूरे पास्ट में। इंडेफिनिट का इंडेफिनिट ही है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस है, परफेक्ट का परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिर्फ प्रेजेंट का क्या हो गया? पास्ट। तो प्रेजेंट को हम चेंज कर देंगे पास्ट में। अब नंबर आता है पास्ट का। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कहीं नहीं जाता, पास्ट में ही रहता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दो बचे, एक बचा हमारे पास पास्ट परफेक्ट और एक बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों ही जो सेंटेंस हैं, दोनों ही जो टेंस हैं वो नो चेंज, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो पास्ट में केवल दो ही चेंज होंगे, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट कंटिन्यूअस। दो चेंज नहीं होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो बड़ी ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ऊपर के दो के सामने अगर नीचे वाले दो को उठा के रख दिया जाए तो चारों यही हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए आगे। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, नंबर आता है फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में विल का वुड और सेल का शुड करते हैं। विल का वुड और शेल का शुड, लेकिन विल के साथ भी तो कुछ आता है, जैसे कंटिन्यूअस में आता है विल बी, शेल बी, परफेक्ट में विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। अगर विल और सेल के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसे हम एज इट इज रख देंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते। तो यहां ये हमारा टेंस का काम खत्म हो गया। एक चीज और रख लेना बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जानते हैं ना, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। इन मॉडल ऑक्सिलरी में से केवल दो मॉडल ऑक्सिलरी को आपको चेंज करना है, कैन का कुड करना है और मे का माइट। बाकी किसी मॉडल ऑक्सिलरी को आपको हाथ नहीं लगाना। ओके, कैन का कुड और मे का माइट। स्टार्टिंग के लिए आप यही सीखिए, फिर एडवांस लेवल में बताएंगे कि और क्या चीज चेंज होती है। तो कैन को का कोड करेंगे और मे का माइट, बाकी किसी मॉडल ऑक्सिलरी को हम चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। देखिए, कुछ वर्ड होते हैं जो पास की चीजों के लिए आते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दूर की चीजों के लिए आते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो शब्द पास की चीज को दिखाएंगे उनको हम उस शब्द में चेंज कर देंगे जो दूर की चीज को दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूंगा दिस इज ए पेन। तो दिस जो है वो हम बताता है कि पास में ही है कोई चीज। अगर चीज मुझसे दूर है तो मैं कहूंगा दैट। पेन बहुत दूर रखा है तो मैं कहूंगा दैट। फिर मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज ए पेन, दैट कहूंगा मैं उसको। तो निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देंगे। कैसे? दिस का हो जाएगा दैट, दिस पास के लिए आता है, दैट दूर के लिए। दीज पास में बहुत सारी चीजें हैं तो दीज लगाते हैं, और दूर बहुत सारी चीजें हैं तो दोज लगाते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा ये। हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, एगो को चेंज कर देंगे बिफोर, लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट का फॉलोइंग, टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, हेंस देंस और दस सो। इस प्रकार हम इन सबको चेंज कर देंगे यहां पर। तो इनको रट लीजिएगा। लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, नंबर 6, और वो है सब्जेक्ट, पसेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हैं, ऑब्जेक्ट जानते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव होती है अपने की स्पेलिंग, जो हम अपने की स्पेलिंग लगाते हैं ना, हिज, माई, योर, वो पसेसिव एडजेक्टिव कही जाती है। देखिए, सब्जेक्ट के साथ में पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि अपने की स्पेलिंग जो है वो चेंज होती है और उसका ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है, और ये लाइन से आपको रटना है। जैसे लिखा जाएगा वैसे, ही, हिज, हिम, आपको ऐसे ही रटना है, ही, हिज, हिम। चेंज करने में बहुत आसानी रहेगी।
जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो लाइन से रटना है ही, हिज, हिम। शी का होता है शी, हर, हर। आई, माई, मी। वी, आवर, अस। यू, योर, यू। दे, देयर, देम। तो लाइन से आपको रटना है इसको, इजी होगा बहुत। अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था आई और वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और एक बताया था यू, ये होता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और बाद बाकी मैंने बोल दिया थर्ड होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आई के साथ जो अपने की स्पेलिंग आती है पसेसिव एडजेक्टिव, वो माई है, और वी के साथ जो अपने की स्पेलिंग आती है, जो पसेसिव एडजेक्टिव आता है, वो है आवर। तो ये दोनों कौन से पर्सन प्रोनाउन होंगे? फर्स्ट के साथ आ रहे हैं तो फर्स्ट होंगे या थर्ड होंगे? भाई सिंपल सी बात है, आई के साथ आता है माई, और आई फर्स्ट है तो माई भी फर्स्ट होगा, और वी फर्स्ट है तो वी के साथ आवर, तो ये भी फर्स्ट होगा। तो यानी कि माई और अवर भी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ही काउंट किए जाएंगे। अब यहां देखिए, आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस, तो फिर ये दोनों कौन से प्रोनाउन होंगे, फर्स्ट या थर्ड? भाई आई के साथ आ रहे हैं, आई फर्स्ट है, तो मी और अस भी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही कहलाएंगे। तो स्टार्टिंग में जहां केवल ये कह दिया था कि आई और वी फर्स्ट होते हैं, अब वो एक्चुअल में केवल 2 नहीं 6 में चेंज हो गए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। वहां याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती तो वहां थोड़ा शॉर्ट कर दिया और यहां थोड़ा सा उसको खोल दिया। तो ध्यान रखना, अगर यू सेकंड है तो योर कौन सा होगा बताइए? अभी सिंपल सी बात है, सेकंड ही होगा जब सेकंड के साथ आ रहा है। तो फिर ये यू ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये भी सेकंड होगा। तो वहां बताया था कि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक होता है, वो 3 में चेंज हो गया है, यू, योर, यू। ठीक है, बाद बाकी जो बच्चे हैं, ये ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम वगैरह वगैरह, वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। याद रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन 6 हो गए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड 3 हो गए, यू, योर, यू। बाकी सब थर्ड हो गए। यहां आपके जो बेसिक रूल्स होते हैं डायरेक्ट नाइट के, वो हो गए फिनिश। आप रूल्स याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेंज कैसे करते हैं, और इतनी ही इजी तरीके से बता दूंगा कि चेंज कैसे किया जाता है। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस आप थोड़ा सा रूल्स याद कर लीजिए। बिना रूल्स याद करे किसी भी कीमत पर अगली वीडियो को मत देखना। ओके, चलिए चलते हैं, बाय।